नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव प्रथम चरण का मतदान खत्म हो चुका है। हालांकि जो मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंच चुके हैं उनका मतदान किया जाएगा, यानी कि जहां पर जिन मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंचे हुए हैं वो उनका वोट डाले जाएंगे और डाले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि वास्तव में जो ये निकाय के चुनाव हो रहे हैं वो निकाय के चुनाव में जो बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा है, सभी अपना अपना पूरा जोर आजमाइश लगाए हुए हैं। कारण क्या है? इसका कारण एक ही है। 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, आम चुनाव हैं, और उसका जो टेस्ट हो रहा है एक तरह से यह निकाय चुनाव को देखते हुए ये जो पार्टियां हैं ये सोच रही हैं कि यह उनका एक टेस्ट हो रहा है कि आगे जो जनता का मूड है इसमें क्या कह रहा है। हालांकि अगर जो देखा जाए तो इन निकाय चुनाव में जो स्थानीय मुद्दे हैं वो महत्व रखते हैं, स्थानीय प्रत्याशी हैं वो महत्व रखते हैं, लेकिन फिर भी जो पार्टियां हैं, जो मेयर के चुनाव हैं, मेयर पद के लिए जो वोट डाले जाते हैं, जिनके लिए जो टिकट देती हैं जो पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, वो अपना एक तरह से टेस्ट भी करती हैं कि आखिर जनता की नब्ज क्या है। तो जनता की नब्ज क्या है इसी चुनाव में ये भांपा जा सकता है। आपको बताएं कि आज निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान जो हुआ था 9 मंडलों के 37 जिलों में हुआ था, और इसमें जो है 10 जो है मेयर सीट के लिए भी चुनाव हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर प्रथम चरण के मतदान में जो टेस्ट है 2024 का वो उन क्षेत्रों में जहाँ पर मतदान हो चुके हैं वहाँ पर टेस्ट हो चुके हैं। मतदाताओं का उनका जो मूड है वो ईवीएम में या फिर जो बैलेट बॉक्स है उसमें सील हो चुके हैं। 13 तारीख को खुलेंगे, 13 मई को खुलेंगे और यह पता चलेगा कि आखिर जनता का मूड क्या है। अगर बात मेयर पद की करें तो जो 10 सीटों पर आज मतदान हुआ है उत्तर प्रदेश में, वहां पर उन सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। अब देखना यह होगा कि बीजेपी इन सीटों को बचा पाती है या नहीं बचा पाती है। हालांकि जो सपा है यह लगातार कह रही है कि इस बार जो जनता उसे प्यार देगी, मोहब्बत देगी, यानी कि मतदान केंद्रों पर जाकर के वोट देगी। क्यों देगी? इसका कारण क्या है? इसका कारण कानून व्यवस्था बताया जा रहा है विपक्षी दलों द्वारा कि कानून व्यवस्था जो है वो यहाँ की चुस्त दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर जो यही राजनीतिक गलियारों में बात करें और राजनीतिज्ञों से बात करें, कुछ जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं उनसे बात करें, तो ये कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था यूपी की जो है वो बहुत ही चुस्त दुरुस्त है। और देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर निवेश भी आ रहे हैं। तो अब जनता के मन में क्या है? क्या जो विपक्षी पार्टियां, जो विपक्षी दल हैं वो जो बातें कह रहे हैं वो घर कर रही हैं, वो बातें हैं, या फिर जो राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं वो जो विश्लेषण करते हैं, राजनीति की बारीकियों को परखते हैं, वो सही हैं? ये देखने वाली बात होगी। ये 13 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जो अगर जो बसपा की बात करें, बसपा अपना आधार यूपी में खोती जा रही है, लेकिन उसकी जो जुगत है वो ये देखने वाली बात होगी कि अधिकांश सीटों पर उन्होंने, जो बसपा ने अपने जो उनके प्रत्याशी खड़े किए थे वो एक पक्ष से थे। पक्ष मतलब ये कि मुस्लिम समुदाय से थे, मुस्लिम समुदाय के कैंडिडेट उन्होंने ज्यादा उतारे थे। यानी कि इससे वो भी पता करना चाहती है कि क्या जो मुस्लिम वोटर है वो हमारे पक्ष में आ रहा है या फिर सपा के पक्ष में जा रहा है। ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सपा जो है ये दावा करती है कि मुस्लिम वर्ग है वो सपा के साथ होगा, और मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में होने के कारण यह भी एक बात सामने आई है कि जो मुस्लिम वर्ग है हो सकता है सपा के साथ जाए। तो सपा, लेकिन यहां जो बात हम कांग्रेस की करें तो कांग्रेस
अपना आधार खोती गई है, लगातार फिसलती गई है, लगातार फिसलती गई है। अब इस निकाय चुनाव में उसके क्या हश्र होने वाले हैं, क्या हश्र होंगे, यह भी देखने वाली बात है। लेकिन दावे तो बहुत ही सीना ठोक कर किया जा रहा है। जो भी नेता हैं उनके, जो भी प्रवक्ता हैं उनके, ये सीना ठोक करके दावे कर रहे हैं कि जनता इस बार जरूर हमें चुनेगी और हमें अपना आशीर्वाद देगी। लेकिन देखना होगा कि जो ये जनता की कतारें हैं, जो जनता कतारों में खड़ी होकर के उनको मतदान किया है, वो क्या किसका बटन दबाया है, हाथ का दबाया है, कमल का दबाया, हाथी पे दबाया या फिर साइकिल पे, किस पे उनका मत गया है, अपना मतदान उन्होंने किसे किया है, यह देखने वाली बात होगी, जो 13 मई को पता चल पाएगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि ये जो टेस्ट हो रहा है, राजनीतिक दल टेस्ट कर रहे हैं, ये टेस्ट कितना सही होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जैसे ही मेहमान जुड़ते हैं हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि पिछले जो निकाय चुनाव थे, 2017 में जो निकाय चुनाव हुए थे, 2017 में उस समय पूरे उत्तर प्रदेश में 16 मेयर की सीटें थी, यानी कि नगर निगम की अगर जो बात करें तो 16 नगर निगम थे और उसमें से 14 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था और 2 सीटों पर बसपा ने कब्जा जमाया था। लेकिन यहां पर कांग्रेस और सपा कह सकते हैं, इनका खाता भी नहीं खुला था। लेकिन जो बात देखने वाली है और विचार करने वाली है, यह बहुत ही बारीकी है। बारीकी से देखिए कि यहां पर जो दूसरे नंबर पर थी, जैसे कि अगर जो बीजेपी 14 सीटों पर कब्जा जमा लिया 16 में से, तो उसमें से जो 10 सीटें थी उसमें दूसरे नंबर पर रहने वाली जो पार्टी थी वो थी सपा। अब देखने वाली बात यह है कि इन 5 सालों में इन्होंने क्या कवायद कर रखे हैं। हमारे साथ इन्हीं मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए जो हमारे साथ संदीप वर्मा जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। रविंद्र सिंह सपा नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ डॉक्टर विप्लव चौधरी बीएसपी नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा की हम शुरुआत करेंगे डॉक्टर विप्लव चौधरी बीएसपी नेता से। डॉक्टर विप्लव चौधरी, यहां पर जो नगर निगम के चुनाव हैं, निकाय चुनाव हैं, इसमें यह देखा गया है कि मुस्लिम जो कैंडिडेट हैं बीएसपी ने बहुत ज्यादा उतारे हैं, बहुत ज्यादा संख्या में उतारे हैं। ये ठीक ठाक संख्या उसको कह सकते हैं मुस्लिम। तो क्या बीएसपी यह सोच रही है कि हम देखें मुस्लिमों में पैठ है कि नहीं अभी मेरी? जी नमस्कार देवेंद्र जी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हमारी बात और हमारी पार्टी की बात रखने के लिए, हमें मौका दिया आपने। देखिए, जिस विषय पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, आपने जैसे सवाल किया है कि मुस्लिम मतदाताओं के विषय में, तो मुस्लिम मतदाता कैंडिडेट मतदाता की बात मैं नहीं कर रहा जी, जो आपने कैंडिडेट बता रहा हूँ आपको। देखिए क्या होता है जी, दरअसल क्या होता है, कैंडिडेट जो है वो रिप्रेजेंटेशन करता है, इसका करता है, तो वह समाज का प्रतिनिधि है। इसलिए हम समाज की बात कर रहे हैं। दलित, पिछड़े, मुस्लिम और न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी को हम एक बराबर मात्रा में भागीदारी बहुजन समाज पार्टी देती है। चूंकि 17 में से 11 मुस्लिम प्रत्याशी हमारी पार्टी के हैं और आज चूंकि जिन 10 निकायों सीटों, नगर निगम की सीटों पर जिस पर मतदान हुआ है, उनमें हमारे मुस्लिम प्रत्याशी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है। और ये टेस्टिंग नहीं है, दरअसल टेस्टिंग की बात नहीं है, क्योंकि जैसे समाजवादी पार्टी ने लगातार मुसलमानों को इग्नोर किया है और पिछले 10 सालों के कार्यकाल में देखा जाए, चाहे समाजवादी पार्टी का हो और भारतीय जनता पार्टी की 6 साल की सरकार हो, उसमें लगातार मुस्लिम लीडरशिप को खत्म किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तो बहुजन समाज पार्टी ने भागीदारी देने का प्रयास किया है, कोई टेस्टिंग की बात नहीं है। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ कहती नहीं है, तो भागीदारी देती है। और उस स्थिति में यह है कि मुस्लिम समाज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ बहुत ही दृढ़ता से खड़ा हो रहा है और वो इस बात को समझ रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का यदि कोई क्लीन शो रोक सकता है तो वह महज बहुजन समाज पार्टी है। क्योंकि अभी देखिए, खुद ही आपने बताया कि पिछली बार भी निकाय चुनाव में 16 में से 2 सीटें बसपा ने जीती थी। अलीगढ़ और मेरठ कामयाब रहे थे। अलीगढ़ और मेरठ जीते थे। सहारनपुर में हम 1800 वोट से हारे थे। आगरा में हम कुछ हजार वोटों से हारे थे और झांसी में 5000 वोट से हारे थे। तो लगभग हम 3 सीटों पर बहुत क्लोज रहे। 2 सीटें हमने जीती, पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। तो
मुसलमान भी जानता है, दलित समाज भी, पिछड़ा समाज भी और न्यायपसंद ब्राह्मण क्षत्रिय समाज जानता है, जो भारतीय जनता पार्टी के इस शासन से परेशान है। वह समझता है कि बहुजन समाज पार्टी ही इकलौता ऐसा दल है जो समाजवादी भारतीय जनता हो सकता है। इसलिए सभी समाज लामबंद होकर बहुजन समाज पार्टी की तरफ आ रहा है। आज जिस प्रकार मतदान हुआ है, चाहे वह सहारनपुर हो, चाहे वह आगरा हो, झांसी हो, बनारस हो, गोरखपुर हो, वहां हर तरफ देखा गया है कि बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से लोगों ने मतदान किया है। जी ठीक है। हम रविंद्र सिंह जी के पास आना चाहेंगे। सपा नेता रविंद्र सिंह जी, हम आपसे सवाल लेना चाहेंगे। जैसा कि अभी डॉक्टर विप्लव चौधरी ने ये कहा है कि जो सपा है वो मुस्लिमों का सम्मान नहीं करती, इसलिए हमने भागीदारी दी है और इसलिए जो है हम उनका सम्मान कर रहे हैं। जो सम्मान सपा में मुस्लिमों को नहीं मिला, इसलिए हमने ये सम्मान दिया है, इसे टेस्ट नहीं कह सकते। क्या कहेंगे आप रविंद्र जी? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने भारी मात्रा में मुस्लिमों को जी रविंद्र जी हम आपको रोकना चाहेंगे। रविंद्र जी हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ राज शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपके पास आएंगे, लेकिन रविंद्र जी से कुछ सवाल हमने किए हैं, उसका उत्तर लेने के बाद। जी रविंद्र जी जारी रखिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी मुसलमानों को अपना उम्मीदवार बनाया और बहुजन समाज पार्टी ने भारी मत आया, तो यह समाजवादी पार्टी की सफलता है। प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो वर्तमान विधानसभा में 34 मुसलमान विधायक हैं, 32 समाजवादी के हैं, 2 के हैं, बाकी सबका प्रतिनिधित्व 0 है। अब रही बात कि मुसलमानों के लिए अगर किसी को भी लड़ना होता, मलियाना कांड का जो नतीजा, मलियाना कांड आज से 37 साल पहले हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के समय में उसकी चार्जशीट दाखिल हुई और 72 लोग मारे गए थे और उस चार्जशीट में लिख दिया कि वो मारा ही नहीं है। नहीं खड़े हुए ये लोग, बीजेपी ने दाखिल ही कराई ऐसी चार्जशीट, बीएसपी क्यों नहीं खड़ी हुई? क्या ऐसी चार्जशीट दाखिल हो सकती है कि 72 लोग मारे गए हो और किसी ने किसी को ना मारा हो? तो ये ढोंग करते हैं। मैं आज के समय पे बात करूं, आज जो अभी चल रहा है, क्योंकि ये बातें तो पुरानी हो चुकी हैं। आज जो चल रहा है, पूरी तरीके से जो प्रशासन है वो एजेंट बन के काम कर रहा है। मैं इसका उदाहरण भी देना चाहूंगा आपको। एक तो वोटर लिस्ट में पूरे प्रदेश में गड़बड़ियां हैं, लोग वोट नहीं डाल पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी स्वयं नहीं डलवा पा रही है वोट। लखनऊ में 4 बजे तक, शहर की बात कर रहा हूं, तो मात्र 30% वोट हुआ। गोरखपुर में 5 बजे तक मात्र 35% वोट हुआ। तो सबसे भारी गड़बड़ी वोटर लिस्ट में हुई। सहारनपुर से पूरी रिपोर्ट आई हमारे पास में कि मुस्लिम बहुल और दलित बहुल इलाके में वोट नहीं डालने दिया जा रहा, धमकाया जा रहा है। फतेहपुर थाना कोतवाली का इंस्पेक्टर खुलेआम कह रहा है कि गोली मार दूंगा। फिरोजाबाद में हमारे प्रत्याशी की बेटे को गोली मार दी गई। तो जो वर्तमान में चुनाव चल रहा है, इसमें पूरी तरीके से सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके एजेंट बन के काम कर रहे हैं। और तब भी भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है और जो कुछ भी है, ये लोग ये मतदान नहीं कहीं नहीं कर पा रहे हैं। हमारा जो स्ट्रांग होल्ड रहा है पहले से, हम मेयर में नहीं रहे, लेकिन पिछले चुनाव में 70 नगर पालिका ये जीते थे बीजेपी वाले, तो 45 हम जीते थे। नगर पंचायत 100 ये जीते थे, 83 हम जीते थे। जबकि हमारा मकसद उसी साल जो विधानसभा हुआ था केवल 22 था, ये 40 थे। और अभी भी आप लखनऊ का जो आया है एवरेज, शहर में 30% है, तो वहां की पंचायतों में 66% तक वोट पड़ा है। महोना में हमारा स्ट्रांग होल्ड है, महोना में। इटौंजा में 60% वोट पड़ा हुआ है। जहां पर इन लोगों ने पोलराइज करने का कोशिश किया, प्रयागराज जी में, वहां शहर में अब तक केवल 29% वोट पड़ा हुआ है। जी एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि क्या जो स्थितियां इस समय की हैं, जैसे 2017 में थी कि आप कम से कम 10 सीटों पे जो मेयर के सीट थे और 10 सीटों पे आप दूसरे नंबर पे थे, तो क्या वहां पर आप पहले नंबर के आ सकते हैं?
ऐसी आशा की से ज्यादा लेके लखनऊ मेयर की सीट इस बार हम लेके आ रहे हैं जी। ठीक है, ठीक है। संदीप वर्मा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। संदीप वर्मा जी, 14 सीटों पे आपका कब्जा था उस समय। नगर निगम की 16 नगर निगम थी, इस समय 17 नगर निगम है। शाहजहांपुर एक नगर निगम बढ़ गई है। तो 16 में से 14 पर आपका कब्जा था, 17 में से अब कितने पर कब्जा का लक्ष्य है? देवेंद्र जी, हमारा कार्यकर्ता हर बूथ पर मजबूत है। हमारे मेयर कैंडिडेट बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं और मेरा मानना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो देवतुल्य कार्यकर्ता है। वो बूथ के लास्ट घर तक जाता है, मेहनत करता है और एक एक वोट निकालता है। मेरा मानना है कि हम नगर निगम की 17 में से 17 सीटें अब जीतेंगे और उसका कारण मैं आपको ये बता रहा हूं। मैं ये बातें हवा में, मैं उसका कारण ये बता रहा हूं कि क्योंकि योगी जी की जो पॉपुलैरिटी है वो हमेशा आगे बढ़ रही है। योगी जी जो काम कर रहे हैं, जो विकास कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, उसकी लहर जो है वो बढ़ती जा रही है और प्रदेश आगे तरक्की करता जा रहा है। और माननीय मोदी जी का आशीर्वाद हमेशा इस हमारे इस प्रदेश पे बना हुआ है। लगातार विकास के कार्य हुए हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, बड़े बड़े हाईवे बने हैं। ठीक है, यहाँ से दिल्ली से वे हो, ठीक है, बरेली का हो, मतलब ये जितनी भी योजना है केंद्र की और राज्य की सरकार की, ये सारी योजना एक लाभ पहुंचाने वाली है जनता को प्रदेश की। उसका कारण ये है। और जो निकाय चुनाव जो होता है वो एक कहते हैं लोकल बॉडी का चुनाव है। इसमें क्या है कि सड़कें, नाली, खरंजे, ये जो छोटी छोटी जो चीजें हैं ये लोगों की होती हैं। और इसमें भी सबसे बड़ी चीज, तो क्या लगता है आपको कि ये चीजें इस चुनाव में ज्यादा महत्व रखती हैं या मोदी और योगी जी का चेहरा ज्यादा महत्व रखता है मतदाताओं के लिए? देवेंद्र जी, देखिए ये जो चुनाव है ये क्या नाम है, नाली खरंजे का, घर का, सफाई का ये चुनाव है। मगर आप ये देखिए कि पार्टी के हमारे मुखिया जो है, हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे प्रदेश के मुखिया जो है और हमारे देश के मुखिया जो है तो ये जो जोड़ी है मोदी जी की और योगी जी, ये क्या जोड़ी है? ठीक है, ये अपने पे और वो अपने देश, ठीक है, लगातार जो काम कर रहे हैं, जो विकास कर रहे हैं, आज तक इन पे ना किसी आरोप, ठीक है, और इस तरह के लोग हैं जी। ठीक है, ठीक है सर, राज शर्मा जी के पास हम जाना चाहेंगे। ठीक है, हम आपके पास आएंगे सर जी। राज शर्मा जी के पास जाना चाहेंगे। राज शर्मा जी, इस चुनाव में आप कांग्रेस अपने आप को कहां देख रही है, कहां पा रही है? देखिए भाई, मैं सबसे पहले आपको कह दूं, कहाँ देख रही है, कहाँ पा रही है अलग बात है, लेकिन हम अच्छी सीटें जीतेंगे। हमारे मेयर भी जीतेगा, हम सभासद भी जीतेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जनता को धोखा नहीं दिया। जनता बीच में हमसे रुष्ट हो गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं, तभी भारतीय जनता पार्टी को चुना। और भारतीय जनता पार्टी को चुनने के बाद भी, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे थे संदीप भाई, कि योगी जी का चेहरा है, मोदी जी का चेहरा है, तो इनको एक चीज जरूर जाननी चाहिए कि ये कितनी बड़ी विडंबना है इस प्रदेश की, कि आप लोग लोकल निकाय का चुनाव कर रहे हैं और आपके पास 14 मेयर थे, लेकिन आपने कोई भी प्रवक्ता ये नहीं कहता कि जो हमारा निर्वर्तमान जो हमारा मेयर था, हम उसके चेहरे पे लड़ रहे, उसने शहर पे काम किया है। इससे बड़ी शर्म की बात और कोई हो सकती है? उसके चेहरे पे लड़ेंगे कैसे जी? उसके चेहरे पे लड़ेंगे कैसे? सिर्फ मुरादाबाद को छोड़ करके सभी चेहरे बदल दिए गए हैं। ठीक है, हम आपके पास क्यों बदले? अब सवाल ये भी उठता है कि बदले क्यों? क्योंकि इन लोगों ने कमीशन का काम करा, भारतीय जनता पार्टी को ऊपर का कमीशन पहुंचाया। अब इनको सबको पता चल गया कि कमीशन, भाई साहब, पब्लिक को सब जानकारी आ गई, क्योंकि पब्लिक है ये सब जानती है। क्यों बदलने की वो भी इन्हें जरूरत बताइए आप, क्या बता सकते हैं भारतीय जनता पार्टी? ठीक है संदीप जी, जवाब तैयार रखिएगा, जवाब तैयार रखिएगा, हम आपके पास आएंगे। लेकिन
प्रशांत राव जो लखनऊ ब्यूरो हेड हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत राव जी, हम आपके पास आएंगे। संदीप जी थोड़ा सा आप देख ले लें। जी जी संदीप जी आपको पूरा मौका मिलेगा। सुनने की आदत डालिए जी संदीप जी राज शर्मा जी दोनों मेहमानों को पूरा मौका मिलेगा। पहले कुछ अपडेट ले लेते हैं। हमारे ब्यूरो हेड लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रशांत, हम जानना चाहेंगे कि प्रथम चरण के जो मतदान हुए हैं कितने प्रतिशत तक मतदान हुए हैं और कैसा रहा पूरा ये प्रथम चरण? देखिए देवेंद्र जी, बता दूं कि उत्तर प्रदेश में सुबह 7 बजे से मतदान जारी है और 6 बज चुका है, मतदान खत्म हो चुका है। तो ऐसे में मतदान का आंकड़ा अभी राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी नहीं किया है। हालांकि जिलों पे जो प्रतिशत आंकड़ा है वो 5 बजे तक आ चुका है। उसके बाद जो फाइनल आंकड़ा है वो भी आना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से पूर्व में जो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो चुनाव संपन्न कराए गए हैं उसमें एक जो आंकड़ा था बेहतर था, लेकिन अभी जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो सभी जगह से सबसे कम आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। फाइनल जो आंकड़े हैं वो थोड़ी देर में ही अभी राज्य निर्वाचन आयोग उसको जारी करेगा और उसके बाद तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत चुनाव रहा है इन 37 जिलों में जहां भी आज मतदान हुआ है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि सबसे ज्यादा जो एक बात सामने नजर आई है कि सभी विपक्षी दलों ने अपनी जीत का दावा किया है देवेंद्र जी, लेकिन किसके क्या यही बता पाया है। हालांकि सत्ता दल तो सत्ता में होती ही और उसके प्रत्याशी मजबूत पकड़ रखते हैं और विपक्ष हमेशा सत्ता दल की नाकामियों को गिनाने का काम करता है। और ये देखना होगा 13 तारीख को कि आखिर में जो आज 4 तारीख को ईवीएम में जो उनका भविष्य तय हो गया है और इसके साथ ही जो बैलेट पेपर पर मोहर लगाई गई है वो कितना सकारात्मक रवैया के रूप में बाहर निकल कर आता है सभी दलों के लिए, वो तो परिणाम 13 तारीख को पता लग जाएंगे। सभी दलों के यहाँ पे प्रमुख लोग बैठे हैं, जैसे यहाँ संदीप जी बीजेपी से हैं और इसके साथ ही बीएसपी से विप्लव चौधरी हैं, राज शर्मा जी हैं। तो तमाम लोग जिस तरीके से दावा कर रहे हैं अपने अपने पार्टियों का, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक माहौल बनाया गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से और किसी भी दल का कोई भी बड़ा नेता चुनाव प्रचार में नहीं निकला। कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं और उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी अभी तक नहीं आई, वो यहाँ की प्रभारी है और ये मांग भी कता रहा है उनका शीर्ष नेतृत्व कि प्रियंका जी को चुनाव में आना चाहिए। तो जब बड़े दल ये सोचेंगे कि ये चुनाव छोटा है तो मतदान के समय उनको वोट कैसे मिलेगा, ये उनके लिए चिंता का विषय है। दूसरी बात यह भी है कि जो बीएसपी के विप्लव चौधरी बैठे हैं तो उनके जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती हैं उनको भी सोचना होगा कि वो राजमहल से बाहर नहीं निकल रही है। आम कार्यकर्ता जो है उनकी हक और हुकूक की आवाज नहीं उठा पाती है बीएसपी, यह भी एक चिंता का विषय बना हुआ है उनके लिए। और तीसरी बात यह भी है कि जिस तरीके से संदीप जी कह रहे थे जो बीजेपी के प्रवक्ता है, सड़क, नाली, खर्चा, बिजली, पानी, तो उत्तर प्रदेश में सरकार है और इसके साथ ही एमएलसी भी उनके हैं, विधायक भी उनके हैं, सांसद भी उनके हैं, पार्षद भी उनके हैं और खासकर मेयर जब उनका है तो ये चीजें मुद्दा बनकर क्यों रह जाती हैं। हाँ, मान सकते हैं कि नए जो परसीमन में नए गांव जुड़ते हैं उनमें कुछ विकास की कमी होती है, वो जब आगामी जो सरकार आती है, नगर की सरकार आती है, वो उसे पूरा करती है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी सभी मंचों पर यह कहा है कि उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो विकास हुए, निसंदेह उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, चाहे वो रोड हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, सुरक्षा हो, शिक्षा हो, इसमें बेहतरी काम हुए हैं और इसी के आधार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषणों को रखा है और उनके प्रत्याशियों ने केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं को गिनाया है। अब जनता कितना पसंद करती है तो आने वाले परिणाम 13 तारीख को बताएंगे। लेकिन जो बात होनी चाहिए कि निकाय क्षेत्रों में, चाहे वो नगर निगम क्षेत्र हो, नगर पंचायत क्षेत्र हो, नगर पालिका क्षेत्र या वार्ड क्षेत्र हो, अगर कोई कमी होती है और जिससे अगर जनता नाराज होती है उससे भारतीय जनता पार्टी के परिणाम बदल सकते हैं। लेकिन जो एक पूरा सिनेरियो यहाँ पर वातावरण हुआ कि जो एनकाउंटर की बात हुई, अतीक अहमद की बात हुई और उसके साथ तमाम मुद्दे बने, उससे थोड़ा बहुत समाजवादी पार्टी ने माहौल बनाना चाहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसे अपना करारा जवाब दे दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंचों पर समाजवादी पार्टी के मुखिया को करारा जवाब दिया। तो जनता ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश भयमुक्त हो, अपराध मुक्त हो, माफियागिरी मुक्त हो और उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में मजबूत दिखाई देती है। ठीक है प्रशांत राव, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए आप जल्दी से, एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो यहाँ पर मतदान हुआ है उसका प्रतिशत बहुत कम देखने को मिल रहा है, हालांकि अभी जो फाइनल जो आंकड़े आने अभी बाकी हैं, तो क्या जो ये कम प्रतिशत के मतदान हुए हैं उसमें वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी है, नाम काटे गए हैं, नाम कटे हैं, क्या वो भी हैं और भी क्या कारण हो सकते हैं कम मतदान के?
देवेंद्र जी, देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग का मामला होता है, कई बार मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम हुआ है, फरवरी, मार्च और उसके बाद ये अभी अप्रैल में भी मतदाता पुनरीक्षण हुआ है। ऐसे में जो कई कमियां रही हैं, जिसके कारण हजारों की संख्याओं में मतदाताओं का कई मतलब नगर निकाय क्षेत्रों में वोट कटे हैं। हालांकि अगर लखनऊ राजधानी की बात की जाए तो यहाँ जो डीएम सूरपाल गंगवार, उन्होंने साफ कह दिया था कि जिन लोगों के वोटर लिस्ट में नाम है उन्हीं लोगों को मतदान करने का अधिकार होगा। उन्होंने कहा कि कई बार राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से यहाँ पर मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम किया गया है, तो ऐसे में लोगों ने अपनी जो जानकारी थी वो नहीं दी है, या फिर जो दस्तावेज लगने थे वो नहीं दिए, तो उसके आधार पर उनके वोट काटे गए हैं। लेकिन ये विषय जरूर होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग को इस पर मंथन करना होगा, इस पर जांच करनी होगी, आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोगों के वोट क्यों काटे गए, आधार क्या था, मूल प्रपत्र क्या थे, ये देखा जाएगा, जिसके आधार पर उनके वोट काटे गए। बहुतायत संख्या में ऐसी बात सामने आई है। लोग जो आरोप लगा रहे थे उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर, उन लोगों की जानकारी होनी चाहिए। सारा मसला चुनाव का राज्य निर्वाचन आयोग के पास होता है, उसके पास अपने अधिकार होते हैं। उस दौरान, चुनाव के दौरान सारी मशीनरी सरकार से हटकर राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होती है। तो ऐसे में, क्योंकि जब मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन होता है, उससे पहले चाहे समाचार पत्र हो या टीवी मीडिया हो, उसके माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जाता है कि वो अपनी मतदाता सूची में नाम देख लें, और उसके आधार पर अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो उसको सुधार किया जा सकता है और फाइनल प्रकाशन में उनका नाम जोड़ा जा सकता है। तो मतदाताओं की भी कहीं कमी रही है कि उन्होंने इतना अपना जो है वो इंटरेस्ट नहीं रखा है, उन्होंने अपनी मतदाता सूची में नाम नहीं देखे हैं और सीधे जो मतदान केंद्र पर गए हैं। हालांकि मतदान केंद्र पर कहीं कहीं ये हुआ है कि जो पोलिंग एजेंट थे बाहर पार्टियों के, उनके पास उनके नाम थे, लेकिन जब पीठासीन अधिकारी के पास पहुंचे, उन्होंने उस पर्ची को जांचा तो नाम नहीं पाए गए। तो ये सब जो गड़बड़ियां हुई उसको राज्य निर्वाचन आयोग ने संज्ञान में लिया है और उसके साथ उत्तर प्रदेश में कई ऐसे फर्जी मतदाता भी पकड़े हैं, उन पर भी कार्रवाई की गई है। जी ठीक है, हम आपके पास आएंगे। जी, राज्य निर्वाचन आयोग के पास की शिकायत पहुंच चुकी है, लेकिन साफ ये जरूर कर दिया गया देवेंद्र, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। जी, कि राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया कि पहले मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम हुआ, लोगों ने जो भी राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन थी उसको पूरा किया, उसके वोट बचे हैं, जिनके गाइडलाइन पे खड़े नहीं उतरे उनके वोट काट दिए गए थे। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। जी, संदीप वर्मा जी, आप कुछ कह रहे थे और हम आपको रोक करके बीच में प्रशांत राव से अपडेट लेना जरूरी समझा, क्योंकि इस समय तक मतदान खत्म हो चुका है और अपडेट लेना बहुत जरूरी था। जी, संदीप वर्मा जी, जारी रखिए, आप जवाब दे रहे थे कुछ। जी, प्रशांत जी लखनऊ से बहुत सी चीजें उन्होंने, जो मैं बोलना चाह रहा था, उन्होंने बोल दिया। और जैसा कि राज जी कह रहे थे, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि हम बीच में बोलते हैं या सुनने की आदत नहीं है। अरे हम तो इतने साल तक सुनते ही आए, ठीक है। आपकी सुनने की आदत क्षमता बिल्कुल खत्म कर दी हमने। और मैं आपको बताऊं, जिस घर का मुखिया, जिस घर का ये अपने बच्चों को, छोटे बच्चे की तरह रोने की आदत, परिवार को संजो के रखता है, छोटे बच्चे की तरह रोने की आदत, राजी एक मिनट, जब आपका नंबर आए तो प्लीज बोलिएगा, जब आपका नंबर आए तो बोलिएगा प्लीज। जी, तो जिस देवेंद्र जी, जिस घर का मुखिया अपने पूरे परिवार का, अपने पूरे जनता का ध्यान रखता है, तो वो निकलकर जगह जगह जाता है। कोरोना में भी माननीय योगी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, हर जिले में को उन्होंने टच किया, हर जिले में जाके जो व्यवस्था थी वो देखी। और इनके जो मुखिया हैं, जैसा कि अभी प्रशांत जी बता रहे थे कि अभी तक प्रियंका जी तो लखनऊ पहुंची नहीं है, मायावती जी जो है वो पता ही नहीं है कहाँ है, ठीक है। असल में होता क्या है कि ये लोग जो हैं, ये लोग सिर्फ मलाई खाने आते हैं, ये लोग मेहनत करना नहीं जानते। कोरोना में भी राहुल गांधी कहाँ थे, कोरोना में प्रियंका गांधी कहाँ थी। सिर्फ इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है कि हमें आके एक भाषण देना है और अब बोली वाली जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, लेकिन सपा तो दिखी, सपा के अखिलेश यादव जो हैं वो तो जनता के बीच थे, जनता के बीच गए, प्रचार में भाग लिया और टक्कर तो वही दे रहे हैं। सपा के जो हमारे अखिलेश जी हैं, वो टक्कर देने की स्थिति में कैसे होंगे, आप ये बताइए। कि जब वो एक ऐसी कुर्सी पे आए, मैं आपको बहुत
मतलब बहुत एक गंभीर बात बता रहा हूँ कि यहाँ की जनता ने जब माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे तो यहाँ की जनता ने उन्हें सराहा कि एक युवा चेहरा आया है और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आया है, ये इस प्रदेश को संभालेगा, इस प्रदेश को आगे बढ़ाएगा। मगर देवेंद्र जी आप मुझसे ज्यादा जानते हैं क्योंकि आप पत्रकारिता में हैं, उन्होंने क्या किया, उनका एक मुख्यमंत्री ही रहा, कोई 4.5 मुख्यमंत्री बताता था, कोई 5 बताता था, कोई 3 बताता था। उन्होंने इस प्रदेश का बंटाधार किया, सिर्फ और सिर्फ जितने भी जो माफिया हैं, चाहे भूमाफिया हो या कोई भी माफिया हो, उन्होंने बढ़ाने का काम किया। ठीक है। उनकी सरकार में सब जानते हैं, यहाँ की प्रदेश की जनता जानती है कितना अत्याचार हुआ, क्योंकि वो खुलेआम इन माफियाओं का सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है और दुख का कारण यह है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसे लोगों ने सराहा, एक प्रदेश की बड़ी कुर्सी पर बैठाया, ठीक है, उसने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिसे उसे याद किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जब से आए हैं 2017 से लेकर रविंद्र जी ना कि उन्होंने एक आदमी के मन को छुआ है और जो उन्होंने बात कही सदन में, ये बहुत बड़ी बात है। रविंद्र जी जवाब दीजिए। माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और आज भी जो काम हुआ है अनिल दुजाना का, शायद इन लोगों को नहीं पता, अनिल दुजाना का जो काम हुआ जिसपे कई मर्डर हैं, कितने केस हैं, आज ठीक है सर, उसके साथ भी वही हालत हुई, ठीक है, एक माफिया के साथ होनी चाहिए। जी रविंद्र जी जवाब दीजिए। माननीय अखिलेश जी ने जो किया पहले वो बता दे संदीप जी को। हम चले गए थे 22% वोट के साथ, 47 पे हमारा लिस्ट प्रदर्शन था। अगला निकाय चुनाव होता है, लगभग मेयर छोड़ के बराबरी के टक्कर में रहते हैं। अगला लोकसभा का उपचुनाव होता है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की यहाँ दोनों हरा देते हैं। अगला लोकसभा का चुनाव होता है, हमारा जो गठबंधन था इनकी 10 सीटें कम कर देता है। चलिए ठीक है। और उसके बाद में 22वें चुनाव होता है, इनकी 57 सीटें कम कर देता है और हम अपनी 10% सीटें बढ़ा लेते हैं। बीच में पंचायतों का मुझे बिल्कुल नहीं संस्कारों का पालन कर सकते हो तो करें, नहीं तो आप इनको बोलने दीजिए देवेंद्र जी। चलिए इनको बोलिए। नहीं ठीक है रविंद्र जी जल्दी से खत्म कीजिए क्योंकि अभी हमारे 2 और मेहमान हैं, उनसे भी कुछ प्रतिक्रियाएं लेनी है जल्दी से। जी समय नहीं है हमारे पास। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अखिलेश जी का प्रदर्शन था वो मैंने आपको इनको बता दिया। ठीक है। अब ये अपनी यूएसपी बताते हैं कि हत्याएं कराना पुलिस के द्वारा, वो यूएसपी कभी भी नहीं हो सकती है, वहाँ अराजकता हो सकती है और ये कभी भी यूएसपी नहीं हो सकती है। और इनको माननीय कोर्ट ने लथाड़ा है, माननीय नीति आयोग ने लथाड़ा है, माननीय एनएचआरसी ने लथाड़ा है और एनसीआरबी ने लथाड़ा हुआ है। ठीक है ये अपने ये किस बात को कहेंगे? जी ठीक है हम बीच में मत बोलें। अगर आपके अंदर जरा भी संस्कार हो तो बीच में कृपा मत बोलिए। यहाँ पर सभापति के रूप में देवेंद्र जी मौजूद हैं। ठीक है सर, ये लोकसभा में जाके करिएगा। ठीक है सर, ठीक है हमारे पास समय। आपकी बात समझ में आ गई सर, लोकसभा में करिएगा, हमारे साथ मत करिएगा। आपकी बात समझ में आ गई सर। डॉक्टर विप्लव चौधरी आखिर जब राजनीति करनी ही है, जनता से वोट लेना ही है, होती तो ऐसा बोलते नहीं। मायावती जी राजमहल से बाहर क्यों नहीं आती, क्या दिक्कत है? सर मैं बहुत इसको स्पष्ट करते हुए बताता हूँ, बहुत ही क्लियर करते हुए। देखिए देवेंद्र जी, क्या होता है कि अभी तक पहली बात तो ये मैं पूछना चाहता हूँ, संदीप जी भी राजमहल का जिक्र कर रहे थे और भी बाकी पैनलिस्ट भी राजमहल का जिक्र कर रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि राजमहल क्या होता है? राजमहल क्या है? एक दलित की बेटी अगर एक पक्के मकान में रह रही है तो आप उसको राजमहल कहने लगते हैं। मतलब अगर आपको उतना भी हजम नहीं होता है वापस लेते हैं, लेकिन घर से बाहर निकलना चाहिए ना, जनता के बीच जाना चाहिए। आप कहें, लेकिन ये मैं जानना चाहता हूँ, संदीप जी और बाकी पैनलिस्ट सब लोग कह रहे हैं कि हमने संघर्ष करके पहुंचाया है अपनी नेता को इस लायक, और दलित समाज ठीक है संघर्ष करके हमने पहुंचाया है और दलित समाज ऐसे 1000 कोठियां खड़ी करने को तैयार है अपनी नेता के लिए, उन पर जान कुर्बान करता है। आप जिसे राजमहल कहते हैं वो कल तक, चूंकि मैं ये जानना चाहता हूँ ना, बाकी लोगों ने राजमहल का जिक्र किया, ठीक है, आप बना के दे दीजिए, आप 10 महल बना के दे दीजिए, अच्छी बात है अपनी नेता को, लेकिन कम से कम बाहर तो आना चाहिए जी, जनता के बीच तो जाना चाहिए। अमित शाह जी, राजनाथ जी, क्या ये लोग सब झोपड़ी में रहते हैं?
चलिए सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप जनता के बीच में जाने की बात कह रहे हैं। मैं बहुत ही इस बात को आपकी क्लियर कर रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ सर। जी जी जी, जल्दी से। जनता के बीच में बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता है, माननीय बहन जी के आदेश पर, और हम उनके आदेश पर पूरी स्तर से पूरी दमदारी से इस चुनाव को लड़ रहे हैं, और इसके नतीजे 13 मई को आने वाले। मैं थोड़ी सी बात कहूंगा कंप्लीट करते हुए, मैंने बीच में किसी को टोका नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन निकाय चुनाव के नतीजों से डरी हुई है, और उसका आज ये बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिला। चाहे वह सहारनपुर हो, आगरा हो, झांसी हो, गोरखपुर हो, तमाम जगहों पर देखा गया कि जो मुस्लिम समाज के इलाके हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक इलाके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने वाले लोग हैं, उनके वोट काट दिए गए हैं, उनके वोट काट करके वोटिंग परसेंटेज को गिराया गया है। इससे साफ जाहिर होता है भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी दलित समाज, मुस्लिम समाज और पिछड़ा समाज और बाकी अन्य समाज ने, सवर्ण समाज ने भी इतना मजबूती से लामबंद होकर बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट किया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ी हुई है। और सपा नेता अभी एक जिक्र कर रहे थे 37 साल पुराने मुकदमे का। मैं आदरणीय उनको बता देना चाहता हूं कि अब आप 37 साल पुराने मुकदमे का तो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आजम खान साहब पर मुकदमा दर्ज हुआ तब आपने क्या किया? चलिए ठीक है, ये आजम खान के मुकदमे और जो 37 साल पहले के मुकदमे की बात नहीं है। हमारे पास समय की कमी है सर जी। राज शर्मा जी से भी हमें प्रतिक्रिया लेनी है। राज शर्मा जी, आप पे भी आरोप लग रहे हैं जी, कांग्रेस पर भी आरोप लग रहे हैं कि नेता इसे छोटा चुनाव समझ करके आए ही नहीं। प्रियंका गांधी आई ही नहीं, क्यों नहीं आई? ये तो इनकी सोच है ना जी। ये छोटा जैसा सोच रहे हैं, हाँ। जैसी भावना, जैसी नीत है वैसी भावना होगी। ये क्यों छोटा? ये हमारा मसला कौन नेता आएगा नहीं आएगा, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब देंगे कि अभी कह रहे थे कोविड में इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सेवा करी। इनको शायद ये नहीं पता कि बरेली शहर में एक नवाब गंज में विधायक थे केशर सिंह गंगवार, उन्हें कोविड के लिए बेड नहीं मिला था। जनाब सरकार आपकी थी, आपने जीते हुए विधायक को मार दिया, तो आपने क्या करा कोविड में? क्या कौन आए आप आगे? दवाइयां बिकी नहीं, आपके नेता ऑक्सीजन सिलेंडर को ब्लैक कर रहे थे, और आप कहते हो कोविड में बहुत काम किया। चलिए, और दूसरे के घर में झांकने की आदत तब डाली आप जी। लेकिन इस बात का जवाब ये नहीं मिला ना कि जो बड़े नेता नहीं आए इस चुनाव में। ठीक है, प्रशांत राव जी के पास जाना चाहेंगे। लखनऊ ब्यूरो हेड हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत राव, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहेंगे हम इस चुनाव से संबंधित कि इस जो प्रथम चरण का मतदान हुआ है, इसमें कौन कौन से मुद्दे हावी रहे हैं? हालांकि स्थानीय चुनाव था, स्थानीय मुद्दे ही हावी होंगे। कौन कौन से जी, संक्षेप में बताइएगा जी। देवेंद्र जी, देखिए, अगर नगर क्षेत्रों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा गंदगी, जल जमाव, सीवरेज, उसके बाद पानी, सड़क, खरंजा, पार्कों का सौंदर्यीकरण, ये मुद्दे हावी होते हैं और इसी को लेकर ये चुनाव लड़ा जाता है। जो अगर शहर की प्रमुख समस्याओं होता है, सबसे ज्यादा जल निकासी की समस्या होती है, सीवरेज की समस्या होती है, और इसके साथ ही पानी की समस्या होती है। पेयजल को लेकर बड़ा मुद्दा भी बनता है, और साथ ही लाइटिंग की व्यवस्था और रोडों की व्यवस्था, जो सबसे ज्यादा प्रत्याशियों को उसको सामना करना पड़ता है कि जब भी वो वोट मांगने जाते हैं तो यही मांग उनसे की जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, और उसी के आधार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, जगह जगह जनसभाएं कर रहे हैं। और उससे पहले, क्योंकि जब उनको पता था कि 2023 में या 2022 के पहले जब चल रहा था कि 2022 में प्रस्तावित है चुनाव, हालांकि किसी कारण से 2023 तक चुनाव पहुंच गया, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और सांसदों, एमएलसी के माध्यम से मुखिया, यानी कि जो सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कामों को संपूर्ण करने की कोशिश की, और यह मांग की गई कि समय रहते चीजें पूरी की जाएं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं खरी उतरती नजर आई है। जिसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा है। और क्योंकि सत्ता दल है, हालांकि विपक्ष आरोप लगा सकता है कि सत्ता ने दुरुपयोग किया है, सत्ता में अधिकारियों ने यह किया है, तो यह आरोप लगना तय है सत्ता के ऊपर। लेकिन देखा जाए कि जो जमीनी स्तर पर काम करता है उसको जनता पसंद भी करती है। अखिलेश यादव जी हो या मायावती जी हो, प्रियंका जी हो या अन्य जो दल के नेता हो, उन्होंने इतनी मेहनत नहीं की, वो छोटा चुनाव मानते हैं। लेकिन अगर राजनीति में देखा जाए या संवैधानिक दर्जों में देखा जाए तो चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सिरों की संख्या गिनी जाती है, और जिसके सिर ज्यादा होते हैं वही राजनीति में मजबूत होता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छोटे से छोटे चुनाव को बड़ी गंभीरता से लिया है। केवल निगम ही नहीं, चाहे वो वार्ड पार्षद हो, उनको भी बड़ी स्वच्छ और साफ सभी वाले लोगों को टिकट देने का काम किया है।
और इसके साथ ही छोटे छोटे वार्डों की समस्याओं को उन्होंने अपने स्थानीय स्तर के जो अधिकारी हैं उनसे निस्तारण करने को लेकर पहले ही कहा था कि कहीं भी किसी तरह की कोई समस्या आती है उसको निस्तारित किया जाए। ठीक है प्रशांत राव, हमारे पास समय की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। सभी मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के प्रथम चरण निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश का मतदान जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन इस चुनाव को 2024 लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है कि यह एक थोड़ा सा टेस्ट है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसमें टेस्ट कर रही हैं, एक प्रयोग कर रही हैं। अगर वो प्रयोग सफल हुआ तो आने वाले लोकसभा चुनाव में भी वो प्रयोग दोहराया जा सकता है। जैसे कि बसपा ने मुस्लिम कार्ड खेला है, मुस्लिम प्रत्याशियों को ज्यादा उतारा है चुनाव मैदान में, इसी तरह से सभी पार्टियां एक एक करके अपना एक फार्मूला इसमें पेश की हैं और ये देखना चाहती हैं कि इस फार्मूले का असर क्या होता है। ये तो पता चलेगा 13 मई को। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।